किसी दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम क्या होता है? किसी दो संख्याओं का एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, 8 और 12 का एचसीएफ क्या है? 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। 8 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे। 8 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 12 का एचसीएफ निकालते 8 एक कम 8, 12 मार गया 4, 4 से फिर 8 में भाग देंगे। कितना बार में भाग देंगे? 2 बार में। 4 दूनी 8 कर गया। तो अंतिम जो भाजक होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना हो गया? 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 6 और 20 का हमको एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6, 2 से 20 में भाग देंगे कितना बार में? 10। अब भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 2 गुना 3 गुना 10 बराबर 3 दूना 6, 6 10 आई 60। तो इस प्रश्न का उत्तर 60 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा एक होता है। कितना होता है? एक होता है। जैसे कोई अभाज्य संख्या 2 है और कोई अभाज्य संख्या 5 है, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 2 से 5 में भाग देंगे। 2 दूनी 4, 5 में 4 गया 1, 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा। तो अंतिम जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है। तो किसी भी दो अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो उसका एचसीएफ 1 निकलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम जो होगा वह उनका गुणनफल होगा। क्या होगा? गुणनफल होगा। जैसे एक अभाज्य संख्या 2 है, दूसरा अभाज्य संख्या 3 है, हमको इसका एलसीएम निकालेंगे। जब भी इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालेंगे दोनों को गुना करना पड़ेगा। 2 तिया 6 और भी ले लेते हैं 7 और 11 का ले लेते हैं। दोनों का अगर एलसीएम निकालने का बारी आएगा तो 7 और को 11 से गुना करना पड़ेगा, 77 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, √2 किस प्रकार की संख्या है? √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 7, परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है? परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। वह संख्या जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सकता है, जिसे दो पूर्णांकों के अनुपात में लिखा जा सकता है वह संख्या नहीं लिखा जा सकता है, वह जो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9, पाई का मान कैसा है? पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। जबकि पाई का मान 3.14 वह परिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है और 3.14 अपरिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10, एचसीएफ ए और बी का मौसम कितना है? 1 है। तो ए बी क्या कहलाएंगे? तो परस्पर अभाज्य संख्या कहलाएंगे। परस्पर अभाज्य संख्या कहलाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 11, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार किसी भी संख्या ए और बी के लिए जो होगा प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। किस रूप में होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्या 0 एक परिमेय संख्या है? हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, जिसको भाग देने पर रिजल्ट 0 आएगा, यानी यह P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ जाएगा? P/Q के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए यह परिमेय संख्या है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। √9 का मान क्या होगा? √9 किसका? √9 को हम 3 गुना 3 9 को लिख सकते हैं रूट के अंदर। तो दो रूट के अंदर जब भी रहेगा जोड़ा में से एक निकलता है, तो 3 1 की जोड़ा में है, इसलिए 3 बाहर निकलेगा।
निकलेगा, लेकिन किस रूप में? तो प्लस और माइनस के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? हम पहले भी बताए थे कि अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहला एक होता है, दूसरा वह खुद से यानी स्वयं होता है। चाहे कोई भी अभाज्य संख्या हो, जैसे 7 का हम गुणनखंड निकालेंगे तो 7 किससे किससे कटेगा? 7 1 से कटेगा, और किससे कटेगा? और किसी से नहीं कटेगा, सिर्फ 7 से कटेगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, 19 का लेते हैं। ये भी सिर्फ 1 से कटेगा और सिर्फ 19 से कटेगा, और इससे किसी से नहीं कटेगा। यानी अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अभाज्य गुणनखंड के प्रमेय के अनुसार प्रत्येक संख्या को लिखा जा सकता है। जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसको गुणनफल के रूप में निकालते हैं। किस रूप में? गुणनफल के रूप में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए, आज हमने वास्तविक संख्या चैप्टर के 15 प्रश्नों को दूसरी क्लास में देखा, और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आगे की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।